हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को। ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपका झारखंड के सिलेबस पे आधारित है। अभी तक झारखंड में जितने भी एग्जाम हुए हैं, जो क्वेश्चन आपके रिपीटेड हुए हैं, साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन को इसमें कवर अप किया गया है ओनली फॉर साइंस के क्वेश्चन को। ठीक है, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। चाहे अभी आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, जो झारखंड का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा क्वेश्चन जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका थर्ड पार्ट है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। बताइए किसने किया था? तो जी हाँ, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम जो है वो आपके बेकुरेल ने किया था ना, बेकुरेल थे। डिटेल्स में समझते हैं तो इनका पूरा नाम जो है वो आपका एंटोइन हेनरी बेकुरेल है और ये आपके एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे, जिन्होंने सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में रेडियो एक्टिविटी का खोज जो है वो किया था। यह खोज इन्होंने स्फुरदीप्ति पदार्थ यानी स्पार्कलिंग सब्सटेंसेस के अध्ययन के दौरान जो है वो की थी। याद रखिएगा ना, ये क्वेश्चन आपका, ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव हैं। बताइए कौन से इसके मुख्य अवयव हैं? तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का, तो यह आपका हाइड्रोजन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण होता है, जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है ना। वहीं एलपीजी का मुख्य अगर बात करते हैं मिश्रण की, तो यह आपका प्रोटेन होता है, ब्यूटेन होता है और इथेन होता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए वहीं नेक्स्ट है आपके पास कि वायु से भरा गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन के अपेक्षा वरीयता दी जाती है। बताइए क्यों दी जाती है? क्योंकि इसमें क्या होता है? तो जी हाँ, अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो इसलिए इसको वरीयता दी जाती है क्योंकि यह जो है आपका अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति जो है वो रखता है। चलिए विस्तार से समझते हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो आपका अत्यधिक ज्वलनशील गैस होता है तथा वायु की ऑक्सीजन के साथ जो है वो बहुत विस्फोटक रूप से अभिक्रिया भी करती है। साथ ही साथ हीलियम गैस की गुब्बारों को उठाने की शक्ति जो है वो आपका हाइड्रोजन गैस की शक्ति से लगभग 92% भाग ही होता है, परंतु हीलियम गैस के अक्रिय एवं अज्वलनशील होने के कारण जो है इसे वायु गुब्बारों में प्रयुक्त जो है वो किया जाता है। तो आई थिंक कि आपको ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। टॉपिक को आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि खुले में कुछ देर तक रखा दूध खट्टा हो जाता है। बताइए क्यों होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये सारा क्वेश्चन जो है ना वो आपका बेसिक 8 to 10 तक जितने भी आप साइंस पढ़े हैं ना, उन सारे साइंस के टॉपिक से ये सारा क्वेश्चन जो है वो कवर अप किया गया है। चलिए अगर डिटेल्स में बात करते हैं तो ताज़े दूध को वायु में खुला रखने से यह अनेक रोगजनक एवं अविकारी सूक्ष्म जीवों से संदूषित हो जाता है, सभी को पता है। वहीं अनेक अविकारी जीवाणु दूध को शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। याद रखिए, पहले ये लैक्टोज होता है जिसको किस में परिवर्तित करता है? तो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करता है, जो दूध को खट्टेपन होने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह है आपका लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल के कारण जो है ये आपका खट्टा हो जाता है दूध अक्सर ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। बताइए किस में जोड़ना चाहिए? तो जी हाँ, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को आधार से ही जोड़ा जाता है ना। किससे जोड़ा जाता है? आधार से जोड़ना चाहिए। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। तो 3 पिन प्लग में सजीव या फैज, जिसे लाइव या फैज भी बोलते हैं, उदासीन यानी न्यूट्रल एवं आधार यानी अर्थ ऑफ ग्राउंड सिरे से होता है ना। यानी दोनों एक साथ रहने वाले सिरों में फेज एवं उदासीन तारों को जोड़ते हैं, इसीलिए आपका तीसरी एवं लंबी पिन में अर्थ को जो है वो जोड़ते हैं ना, इसलिए आपका ये आधार के सिरे से हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपके पास कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। बताइए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है? ये आप बहुत डिटेल्स में पढ़े होंगे क्लास में ना। तो जी हाँ, जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण जो है वो आपका क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर आपतित किरण जो है वो सघन माध्यम से वापस लौट जाता है। ये तो आप सभी को पता होगा, जिससे इसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो है वो होता है। पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये प्रकाश में कब होता है? जल हीरे से कांच में जाने पर, कि जल से कांच में जाने पर, वायु से जल में जाने पर, या फिर वायु से कांच में जाने पर? तो जी हाँ, हीरे का अपवर्तनांक जो है वो आपका कांच से अधिक होने के कारण हीरे से कांच में प्रकाश के जाने पर जो है वो आपका पूर्ण परिवर्तन जो है वो होता है। याद रखिएगा कब होता है? तो जब ये हीरे से कांच में प्रकाश
की किरण जाती है ना तब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, यानी आपका ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट है आपके पास की एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, वह है, बताइए कौन सा है। तो जी हाँ, वो आपका सोनोग्राफी हो जाएगा। सोनोग्राफी को आपको अल्ट्रासोनोग्राफी भी कहा जाता है, जो आपका चिकित्सीय निदान का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। यह आपका पराश्रव्य ध्वनि पर आधारित एक चित्रांकन तकनीकी होता है ना। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में इसके कई उपयोग है, जिसमें से गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी की प्राप्ति के लिए भी इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है, मतलब प्रमुख यूज इसका होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पादन की बात करते हैं तो वह आपका यूरेनियम समस्थानिक यानी U-235 का प्रयोग जो है वो किया जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बताइए, उसका आकार क्या हो जाएगा। तो जी हाँ, जब वायु का बुलबुला जो है वो झील की तली से उठकर ऊपर की ओर जाने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब जो है वो घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुला का आयतन जो है वो बढ़ जाता है, दाब घटता है और आपका क्या होता है, इसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है, यानी आकार, यहाँ पे आयतन की बात हो रही है, यानी क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका, तो जी हाँ, ये आपका हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जाती है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो पेयजल में गामा उत्सर्जन समस्थानिक की उपस्थिति का पता जो है वह आपका परस्फुरन गणक यानी सेंटिलेशन काउंटर से लगाया जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, बताइए किस चीज़ से बनी होती है। तो जी हाँ, प्लाज्मा झिल्ली जो है ना वो आपका प्रोटॉन और आपका लिपिड दोनों से बनी होती है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विस्तार में समझते हैं तो प्लाज्मा झिल्ली या आपका कोशिका झिल्ली एक आपका अर्ध पारगम्य सजीव झिल्ली होता है ना, जो आपका प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव को घेरे रखती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम लोग यहाँ पे एक साइंटिस्ट की बात करते हैं जो है आपके रॉबर्टसन, तो रॉबर्टसन के द्वारा जो है आपका यहाँ पे ईस्वी दिया हुआ है, द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार जो है वो आपका कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण जो है वो आपका लिपिड द्वारा होता है, इसलिए इसमें प्रोटीन और लिपिड दोनों का यूज़ किया जाता है ना। वर्तमान में बात करते हैं तो कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित सिंगर एवं निकोलस जिसका ईस्वी आपका 1972 है, इसके दौरान प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है ना। इसके अनुसार क्या है कि कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की 2 परतें होती है, जिसके बीच बीच में कुछ प्रोटोनें भी होती है ना। यहाँ पे इन दोनों टॉपिक को आपका याद रखना है कि आपका रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग क्या था और आपका निकोलस के द्वारा अभी के समय में क्या है। तो इन दोनों टॉपिक को आपको समराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि इससे आपका नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सके ना। वही नेक्स्ट है आपके पास की पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, वह है, बताइए वह क्या है। तो जी हाँ, अगर हम लोग पैथोजिन की बात करते हैं तो यह आपका राइनो वायरस है। क्या है, आपका एक तरह का राइनो वायरस है जो कि आपका सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है। वहीं जुकाम जो है वह आपका एक संक्रामक रोग है जो आपका छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से संचरित होता है तथा इसमें रोगी को सिर दर्द, हल्का ज्वर एवं नाक व आँखों से पानी जो है वो गिरता है, ये इसका कुछ लक्षण है, बोल सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट आपके पास कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो जी हाँ, अगर हम लोग पसलियों की जोड़े की बात करते हैं तो वो आपके 12 होते हैं ना। मनुष्य के शरीर में पसलियों यानी रिब्स की कुल 12 जोड़े होते हैं, अर्थात ये संख्या में 24 होते हैं ना। प्रत्येक पसली जो है वो आपका वक्ष के सामने की ओर उरोअस्थि स्टर्नम से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं थोरैसिक वर्टिब्रे से संधित रहती है ना। वहीं अगर पसलियां जो है वो आपके कमान की भांति झुकी हुई होती है ना। सभी पसलियां जो है वो मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजरा जो है वो बनाती है। आप देखे भी होंगे फिगर में, जिसमें आपके फेफड़े और हृदय यानी हार्ट दोनों ही स्थित होते हैं ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट है आपके पास कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करते हैं, बताइए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग पित्ताशय की बात करते हैं तो पित्ताशय जो है वो आपका वृक्क से उत्पन्न पित्त का भंडारण जो है वो करता है। वहीं आपका पित्ताशय के अंदर जो है वो पित्त के अवयवों के संघनन से बना हुआ वराकृत जमाव ही आपका पित्त की पथरी होती है ना। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर ना। वही पित्त की पथरी जो है वो आपका वसा युक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न जो है वो करती है। यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह है आपका ऑप्शन बी वसा का ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्शन एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसके नियंत्रण केंद्र की बात करते हैं तो वह आपका कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में होता है। चलिए विस्तार में समझते हैं। तो शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया जो है इसका नियंत्रण कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जो है वो होता है। वहीं इसमें हम उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं तथा स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया को दो प्रमुख श्रेणी में बांटा गया है। पहला है आपके पास अबंधित यानी अनकंडीशनल तथा दूसरा है अनुबंधित यानी कंडीशनल। चलिए अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो याद रखिए कि प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा ही हमारे पैर में कांटे पड़ने पर हम पैर को पीछे की ओर खींच लेते हैं ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती क्रिया, यानी आपके प्रतिवर्ती क्रिया जो है इसमें होता है ना। तो इन सारे टॉपिक को, जो टॉपिक इसमें रिलेवेंट है ना, इन सारे रिलेवेंट टॉपिक को आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कुछ भी टॉपिक जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट है आपके पास कि मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है। बताइए मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग क्या होता है। तो जी हाँ, मूंगफली का टिक्का रोग। ये टिक्का रोग क्या है, तो जी हाँ, मूंगफली की फसल हेतु अत्यधिक हानिकारक होता है टिक्का रोग। यह रोग जो है वह आपका एस्कोरस्पोरा पर्सोनेटा नामक कवक से होता है। याद रखिए किस कवक से होता है, उसका नाम आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह आपका टिक्का ना, कि मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग टिक्का रोग है ना। चलिए वही नेक्स्ट है आपके पास कि फेरोमोन्स पाए जाते हैं। बताइए फेरोमोन्स कहाँ पाया जाते हैं। तो जी हाँ, अगर हम लोग फेरोमोन्स की बात करते हैं तो फेरोमोन्स जो है ना वो आपका एक रसायन है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। वहीं यह आपका विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य भी करते हैं ना। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका टीकों में होता है ना। यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट है आपके पास कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग जल से हल्का होने की बात करते हैं तो सोडियम का अपेक्षाकृत घनत्व जो है ना वो आपका 0.97 होता है, और जल से हल्का होने के कारण यह जल पर तैरने भी लगता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका सोडियम। यहाँ पे पूछा गया है कि जल से हल्का कौन सा है। अगले क्वेश्चन में हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि जो जल से हल्का होता है उसका घनत्व कितना होता है ना, या फिर सोडियम जो है वो जल से हल्का होता है तो इसका घनत्व कितना है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन के अंदर टॉपिक जो मैं आपको बता रही हूँ उन सारे टॉपिक को आपको समराइज करना है ना। चलिए नेक्स्ट है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है ना, जिसमें उच्च कठोरता और आपका अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो वह है आपका स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो है वो आपका साधारण स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहने में सक्षम होता है, और आपका इस्पात में यह गुण क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होता है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका क्रोमियम ना। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बेकिंग पाउडर के निर्माण की बात करते हैं तो वह आपका टार्टिक अम्ल होता है ना। टार्टिक अम्ल का प्रयोग जो है वो आपका बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है ना। तो चलिए इस तरह से बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग सारे प्रीवियस ईयर्स के 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये आपका सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन में जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं इसमें मैं जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ ना सभी में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और जितना भी कॉन्सेप्ट है सारा कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई और रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो हर चीज़ के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इन सारा का पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है,
वहाँ जाके आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और कॉन्सेप्ट को आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना क्वेश्चन मैं आपको साइंस का बता रही हूँ, लगभग अभी तक 3 पार्ट बन चुका है, इसको लेके 3 पार्ट है। मैं आपको मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 पार्ट पढ़ाने वाली हूँ साइंस का, और 8 से 10 पार्ट में जो मैं क्वेश्चन आपको कवर अप करने वाली हूँ, सारा क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो अमूमन आपका मैक्सिमम चांस है कि एग्जाम का आपका लगभग 70% तैयारी जो है वो हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।